हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने कर्व चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, व्हिच इज एक्यूरेसी एंड एरर्स, व्हिच इज चैप्टर 9। लेट्स स्टार्ट। सो एक्यूरेसी एंड एरर्स, अब एक एक करके हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो ताकि हर एक स्मॉल से स्मॉल कॉन्सेप्ट को भी आप आसानी से समझ पाए। तो मैं स्टार्ट करता हूं सोर्सेस ऑफ एरर से। कई तरह के सोर्स होते हैं एरर्स के। इट कैन बी ह्यूमन, इट कैन बी इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी नेचर ऑल्सो। सो यहीं से सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा, सोर्सेस ऑफ एरर्स। फर्स्ट पार्ट, sources of errors, and the first type of error is human error, और उसी को personal error भी कहते हैं, personal error। second है instrumental error, and third है natural error। अब यहीं पे समझते चले जाओ। पहले पर्सनल एरर कहने का मतलब ह्यूमन एरर आप कह सकते हो इसे। यू कैन कॉल दिस पर्सनल एरर एज अ ह्यूमन एरर। देन वी हैव इंस्ट्रूमेंटल एरर, देन वी हैव नेचुरल एरर। तो सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि अगर कोई सर्वेयर सर्वे करते हुए कोई मिस्टेक करता है, अगर वो मिस्टेक सर्वेयर ने किया है, तो वो हमारी पर्सनल एरर में काउंट हो जाएगी, उसका मतलब ह्यूमन एरर में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सर्वे तो किया, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जा रही है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट उस एरर की वजह है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में काउंट हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कुछ ऐसे भी एरर होते हैं जिसकी वजह नेचर होती है और नेचर की वजह से एरर डेवलप होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल एरर। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करें तो आपने लेवलिंग चैप्टर में एक चीज पढ़ा था, कॉलिमेशन एरर। आपको याद है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन वाज नॉट हॉरिजॉन्टल इवन इफ बबल वाज एट सेंटर। क्या इसकी वजह थी? बबल सेंटर पे नहीं थी। क्यों नहीं थी सेंटर पे? बबल सेंटर पे थी लेकिन लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट खराब हो गई थी। तो वो जो एरर है, वो टाइप ऑफ एरर, अगर मैं बोलूं कि ये सोर्स क्या है, तो आप बोलोगे इंस्ट्रूमेंटल। इसी तरीके से आप चेन यूज करते हो, चेन की लेंथ अफेक्ट हो गई है, तो आप एक ऐसे चेन यूज कर रहे हो जिसके लेंथ अफेक्टेड है, तो उसमें भी उसकी वजह क्या हो जाएगी? इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देते तो नेचुरल का, कि जैसे मान लो कि आप टेप यूज कर रहे हो और टेप में टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया, या फिर अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं, रिफ्रैक्शन एरर जो आपने लेवलिंग में पढ़ा था, या फिर मैं कर्वेचर की बात करूं, अर्थ कर्वेचर, ये सब नेचुरल इसके सोर्स हैं, तो वो नेचुरल एरर में काउंट हो जाती है। मतलब कि ह्यूमन अगर वजह हो तो पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंट वजह हो तो इंस्ट्रूमेंटल, और अगर नेचर वजह हो तो वो नेचुरल एरर। अब एक काम करो, पहले आप लिख लो सोर्स ऑफ एरर्स, हेडिंग दे दो, और एक एक करके मैं आपको एग्जांपल्स में लिखाता हूं। नीचे लिखिएगा सोर्सेस ऑफ एरर्स। सोर्सेस ऑफ एरर्स, फर्स्ट वन इज द पर्सनल एरर। पहला है पर्सनल एरर। इसमें लिखो पर्सनल के अंदर, ड्यू टू रॉन्ग रीडिंग, ड्यू टू रॉन्ग राइटिंग, etc. It is due to wrong reading, wrong writing, etc. सेकंड लिखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें लिखिए ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। इसका आप एग्जाम्पल भी लिख लो, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लिख लीजिए कॉलिमेशन एरर, कॉलिमेशन एरर। उसके बाद लिखो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। फिर थर्ड है नेचुरल एरर, उसमें लिखो, नेचुरल वाले में लिखो इट इज ड्यू टू नेचुरल रीजन, इट इज ड्यू टू नेचुरल रीजन, इट इज ड्यू टू नेचुरल रीजन। इसमें भी एग्जांपल लिखो, एरर ड्यू टू कर्वेचर,
error due to refraction, error due to curvature, error due to refraction, local attraction, error due to curvature, error due to refraction, local attraction, etc. ठीक है, तो ये थे सोर्सेस ऑफ एरर। तो कभी भी जब एरर की बात होगी ना, तो उसका सोर्स इसके अलावा कोई चौथा सोर्स है ही नहीं। या तो ह्यूमन उसकी वजह होगी, या तो इंस्ट्रूमेंट इसकी वजह होगी, या तो नेचर, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री होगी और उसकी वजह से हम लोग फिर उसका करेक्शंस लगाते थे। तो ये 3 अलग अलग सोर्स हैं, ध्यान रखना है। अब यहां से इसी के कंटिन्यूएशन में, नाउ काइंड्स ऑफ एरर। एरर को क्लासिफाई किया गया है कुछ, जो मैं यहां पे लिखता हूं। सबसे पहला है मिस्टेक, मिस्टेक्स। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा है एक्सीडेंटल एरर। ठीक है, काइंड्स ऑफ एरर में सबसे पहले है मिस्टेक, फिर है सिस्टमैटिक एरर, फिर है एक्सीडेंटल एरर। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखना काइंड्स ऑफ एरर, हेडिंग दे दो, फिर मैं आपको समझाता हूं और उसी समय लिखते भी चलेंगे। नीचे लिखिएगा काइंड्स ऑफ एरर, उसमें फर्स्ट में लिखो मिस्टेक्स। काइंड्स ऑफ एरर, फर्स्ट में लिखा आपने मिस्टेक्स। और इसमें मिस्टेक है क्या, पहले ये समझो आप, इसको अलग तरीके से समझिए कि केयरलेसनेस, ठीक है, इन अटेंशन। जैसे कि आपने सर्वे किया लेकिन ध्यान कहीं और है, उसकी वजह से मिस्टेक हो गया कि अटेंशन प्रॉपरली उस रीडिंग पे नहीं है जो आपको लेना चाहिए था। इसके अलावा केयरलेसनेस, कि आप कर तो रहे हो काम लेकिन अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि लेबर इसमें अनस्किल्ड रहा हो, या फिर किसी वजह से उसका अटेंशन नहीं बन पा रहा हो। तो केयरलेसनेस जो होती है ना, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी मिस्टेक में काउंट होती है। सो दीज आर द थिंग्स आर द मिस्टेक्स व्हिच शुड बी रेक्टिफाइड। ठीक है, सो आप लिख लीजिए मिस्टेक्स, इट इज ड्यू टू केयरलेसनेस इन अटेंशन, it is due to carelessness in attention while taking measurement. It is due to carelessness in attention while taking measurements. ठीक है, चलो ये हो गया है मिस्टेक्स। इसके बाद सेकंड पे आ जाओ, लिखो सिस्टमैटिक एरर। सेकंड पे आ जाओ और लिखो इसमें सिस्टमैटिक एरर। देखो नाम से भी क्लियर है कि सिस्टमैटिक एरर एक सिस्टम में वर्क कर रहा है, इसलिए बोल रहे सिस्टमैटिक एरर। तो आप ऐसे समझो, होता क्या है ना कि ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, नेचर वाइज भी सेम होगी, और बार बार अपीयर होगी, जिसकी वजह से ये क्यूमुलेटिव इन नेचर हो जाती है। सिस्टमैटिक एरर इज समथिंग व्हिच विल डेवलप एवरी टाइम विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम नेचर ऑल्सो। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द सिस्टमैटिक एरर। इट इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव इन नेचर। ठीक है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एक चेन है। अब मैं बोलूं कि चेन की लेंथ है 20 मीटर और उसकी लेंथ में एरर आ गई है कि वो 20.1 हो गई है। तो पूरा सर्वे जो आप करेंगे वो 20.1 के हिसाब से, कि आपको लगा कि आपने चेन जमीन पे रखा और आपने लिखा कि चेन चूंकि एक बार रखा है मैं 20 मीटर लिख रहा हूं। आपने लिखा 20 मीटर, लेकिन उसमें एरर कितने की आ गई, 0.1 की, क्योंकि चेन की एक्चुअल लेंथ, चेन की जो एक्चुअल लेंथ है, चेन की जो लेंथ एरर के बाद जो बन के आ रही है वो बन रही है 20.1। तो आपने लिखा कितना, 20, मेजरमेंट कितना किया, 20.1। अब ये चेन जितनी बार ग्राउंड पे रखोगे उतनी बार 20.1 20.1 20.1 मेजर होता चला जाएगा, और आप उतनी बार 20 20 20 लिखते भी चले जाओगे। तो आप देखो कि सेम ही वैल्यू 0.1 का एरर एवरी टाइम इट इज अपीयर्ड इन द चेन, एंड अल्टीमेटली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस कैन आई से कि दिस पर्टिकुलर एरर विल बी क्यूमुलेटिव इन नेचर। अगर मैं इसको 10 बार यूज किया हूं चेन को, तो मैं बोलूंगा कि 10 बार यूज किया चेन को, तो ये हो जाएगा 10 into 0.1 का एरर टोटल। सो क्या हो, ये तो क्यूमुलेटिव एरर हो गया ना, इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। तो इस टाइप का एरर जो कि एवरी टाइम सेम ही डायरेक्शन में हो, सेम ही साइज का हो, ठीक है, बार बार अपीयर हो रहा हो, तो ये क्यूमुलेटिव इन नेचर होते हैं, और इस टाइप के एरर को हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो नीचे लिख लीजिएगा, इसमें एक पॉइंट नीचे लिखो, when the error appears with the same size and same nature every time, when the error appears with the same size
and same nature every time. When the error appears with the same size and same nature every time. Systematic errors is always cumulative in nature. Systematic error is always cumulative in nature. Cumulative को underline करो. Systematic error is always cumulative in nature. Systematic error is always cumulative in nature. चलो तीसरा है, अब आ जाओ एक्सीडेंटल एरर पे। देखो नाम से भी क्लियर होता है कि एक्सीडेंटल एरर अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है एक्सीडेंटल का, कि एरर जो किसी एक्सीडेंट कॉज की वजह से इंट्रोड्यूस हो रही है, इसका ना साइज फिक्स होता है और ना ही नेचर। तो जितनी बार अपीयर होगी ना आपको हर एक बार अलग अलग साइज के अलग अलग नेचर में, कहने का मतलब कि अलग अलग मैग्नीट्यूड और अलग अलग नेचर में दिखाई देंगे, जिसकी वजह से कई बार पॉजिटिव, कई बार नेगेटिव, कई बार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। तो होगा क्या कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बोथ विल कंपनसेट ईच अदर एंड ओनली द नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये क्यूमुलेटिव नहीं है, ये कंपनसेटिंग है। इसको बोलेंगे कंपनसेटिंग। जो यहां पे प्लस और माइनस बैलेंस हो रहा होगा वो हो जाएगा हमारा कंपनसेटिंग एरर। सो यहां पे लिख लो एक्सीडेंटल एरर में, ड्यू टू एनी रैंडम रीजन, ड्यू टू एनी रैंडम रीजन, ड्यू टू एनी रैंडम रीजन, it can appear differently, it can appear differently at different times. It can appear differently at different times. Sometimes positive, sometimes negative. लिखते चले जाओ। It can appear differently in different times. उसी के नीचे लिखिए sometimes positive, sometimes negative. उसी के नीचे एक और पॉइंट लिखो, it is compensating in nature. तो ये क्या था, this one, ये क्या था, ये जो एक्सीडेंटल है ये क्या है, कंपनसेटिंग है, कंपनसेटिंग है। और ये क्या है, क्यूमुलेटिव है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर हमेशा क्यूमुलेटिव होती है, लेकिन एक्सीडेंटल एरर हमेशा कंपनसेटिंग होती है। सो इट इज कंपनसेटिंग इन नेचर, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव आती है तो बैलेंस करके एक दूसरे को कंपनसेट करती है। यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा तो हमेशा नेगेटिव ही, पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव ही, और इसलिए क्यूमुलेटिव हो जाता है। यह कंपनसेटिंग होता है एक्सीडेंटल, ठीक है। सो ये थे काइंड्स ऑफ एरर और सोर्स ऑफ एरर, ये खत्म हो गए। अब कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पे, कुछ डेफिनेशन समझेंगे कि क्या है। नीचे लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। Some important terminology. Some important terminology. सबसे पहला टर्म है प्रेसिजन। प्रेसिजन, देखो प्रेसिजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। एक बहुत ही कॉमन सा डाउट रहता है अमंग द स्टूडेंट कि प्रेसिजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। इसको बहुत ही ध्यान से समझो कि प्रेसिजन क्या होती है। प्रेसिजन को समझाने के लिए आप यही ऐसा समझो कि जब भी कभी मेजरमेंट ली जाती है ना, और मेजरमेंट लेते समय द टाइम, द मोमेंट व्हेन यू आर टेकिंग द मेजरमेंट, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम द परफेक्शन व्हिच यू वांट टू मेंटेन, द डिग्री ऑफ परफेक्शन व्हिच यू वांट टू यूज व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट इज नोन एज द प्रेसिजन। कि आप मेजरमेंट ले रहे हो, जैसे मान लो थियोडोलाइट आपने फिक्स किया है, और थियोडोलाइट फिक्स करते समय उसमें बबल है, उसमें प्लम बॉब है, उसके अलावा आपने टेलीस्कोप को सेट किया है, तो ये काम बहुत ही ज्यादा मेहनत से और बहुत ही ज्यादा फाइन वर्क से कर रहे हो ताकि एक भी मिस्टेक ना हो। ये इस इंटेंशन के साथ यू आर गिविंग द एफर्ट व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट। सो द एफर्ट व्हिच यू आर पुटिंग व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट, दिस एफर्ट, ये जो हमारी डिग्री ऑफ परफेक्शन बनाने की जो एफर्ट है ना, दैट इज नोन एज द प्रेसिजन। इसको एक्यूरेसी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेसिजन। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड
at the time of measurement is known as the precision. So जब भी आप कभी मेजरमेंट लेते हो तो मेजरमेंट लेने का तरीका होता है और आप जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग हो जाएगी। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपने थियोडोलाइट यूज किया, ठीक है, थियोडोलाइट यूज किया और अब ना थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं जिससे आप रिकॉल भी कर पाओगे और जो आपने कॉलेज में कर रखा होगा, ठीक है, उसके थ्रू आप रिकॉल भी शायद कर पाओ। जैसे मान लो कि एक जब परफेक्ट, एक जो ऐसा मतलब एक जो परफेक्शन के साथ जो बंदा करना चाहता है सर्वे, एक सर्वेयर, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर कोई सर्वेयर अगर सर्वे करना चाहता है तो वो वैल्यूज को बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए क्या करेगा, ट्राइपॉड स्टैंड करेगा, ट्राइपॉड को प्रॉपर्ली फिक्स करेगा ताकि वो हिले नहीं। फिर उसके ऊपर थियोडोलाइट रखेगा, थियोडोलाइट को बहुत ही प्रॉपर्ली स्क्रूज को लॉक करेगा। उसके बाद अब वो क्या करेगा, टेम्पररी एडजस्टमेंट करेगा। तो सबसे पहले उसने किया सेंटरिंग, प्लम बॉब हैंग किया और प्लम बॉब हैंग करने के बाद थोड़ी देर तक वो प्लम बॉब ऐसे हिलते रहेगी पेंडुलम की तरह। फिर थोड़ी देर में जब स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल किया तो वो एक पॉइंट को शो कर रहा होगा, वहां पे वो पेग स्टैब्लिश कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जब वो पेग स्टैब्लिश कर देगा तो अब वो लेवलिंग करेगा तो वो बबल ट्यूब में बहुत ही प्रिसाइजली वो क्या करेगा, लेवलिंग स्क्रू को मूव करते करते देखेगा कि बबल सेंटर पे आया कि नहीं। जैसे ही बबल सेंटर पे दिखाई दिया वो इंस्ट्रूमेंट को छोड़ देगा। 2 सेकंड बाद वो देखता क्या है कि बबल अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो गई है। ऐसा होता है ना, आपने किया होगा। वो क्या करेगा, दोबारा मेहनत करेगा बहुत ही फाइन वर्क के साथ ताकि बबल बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। फिर 2 मिनट, फिर 2 सेकंड छोड़ देगा, फिर देखेगा थोड़ा सा और स्लाइटली राइट या लेफ्ट लग रहा है, वो थोड़ा सा और वर्क करेगा। आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा वो एफर्ट डाल रहा है। थिंक अबाउट द एफर्ट। उसके बाद टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल किया उसने इस तरीके से, और उसके बाद वो क्या करता है, फोकस करता है, पैरेलल्स को रिमूव करता है। दिस इज हाउ अ सर्वेयर यूज द थियोडोलाइट। Similarly, the one in the field using the leveling staff, वो भी साइट पे क्या करेगा, किसी लोकेशन पे गया। जैसे मान लो ये जो पोजीशन हमने दिखाया आपको, ये तो वो सर्वेयर है जो थियोडोलाइट को होल्ड कर रहा है। तो कैसे वर्क किया मैंने आपको बता दिया कि टेम्पररी एडजस्टमेंट कैसे किया, समझ लिया आपने, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू कि प्रेसिजन क्या है, उसको विजुअलाइज कीजिएगा। मैं 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, दोनों को कंपेयर करना, उसी से आइडिया लग जाएगा कि प्रेसिजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। साथ साथ एक्यूरेसी का भी आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। तो उसको समझिएगा प्रॉपर्ली। मैंने आपको क्या बोला, 2 एग्जांपल्स लेते हैं, दोनों में लेवलिंग वर्क करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये है थियोडोलाइट, यहां से लेवलिंग वर्क किया किसी स्टाफ पे। तो एक सर्वेयर है जो यहां पे स्टैंड कर रहा है और एक सर्वेयर है जो यहां से इसको होल्ड करके खड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों की बात मैं कर रहा हूं कि ये दोनों कैसे वर्कआउट करेगा, दोनों को समझना। सबसे पहले मैंने आपको बताया केस 1। केस 1 में जो थियोडोलाइट होल्ड कर रहा है उसने क्या किया, प्लम बॉब को सेट करते हुए वो किस तरीके से किया मैंने आपको बता दिया कि वो हैंग कर रहा, स्टेबल करके वेट किया, फिर पेग को एस्टैब्लिश किया, फिर इस टेलीस्कोप के पास में जो बबल है उसको बहुत ही परफेक्टली एडजस्ट करने की कोशिश किया, कई बार एफर्ट किया क्योंकि बबल स्टेबल नहीं हो पाती तुरंत, और इस तरीके से फिर पैरेलल्स को रिमूव किया। एंड नाउ द सर्वेयर 1 इज रेडी टू टेक द मेजरमेंट। ये है सर्वेयर 1 और ये है सर्वेयर 2। सर्वेयर 1 इज नाउ रेडी टू टेक द मेजरमेंट। नाउ कम टू द पोजीशन ऑफ द सर्वेयर 2, ठीक है। सर्वेयर 2 इधर दिखाता हूं, लुक एट दिस नाउ। मैं बोलूं कि वहां पे सर्वेयर 1 था, यहां पे सर्वेयर 2 है। वो क्या करेगा, एक लेवलिंग स्टाफ को होल्ड करेगा, and while using the leveling staff he also wants to make the reading as perfect as possible, and that is why while holding the 4-meter leveling staff he is using the plumb bob को यूज किया और इस तरीके से होल्ड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से होल्ड किया। अब क्या है, आप देखो कि दोनों का एफर्ट देखो, आपके सर्वेयर 1 ने जो एफर्ट डाला, सर्वेयर 2 ने जो एफर्ट डाला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रेसिजन का मतलब आपको बेटर तरीके से तब समझ में आएगा ना जब मैं इसी वर्क को उससे कंपेयर करूंगा जैसा आपने किया था अपने कॉलेज टाइम पे। सोचो ये है सर्वेयर 1, ये है सर्वेयर 2 और यहां पे रीडिंग लेता है। मैं रीडिंग आपको दिखा देता हूं। केस 1 इज ओवर एंड इन केस 1 सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वेयर रीडिंग लेता है एंड दिस रीडिंग फाइंड 2.45 मीटर। स्टाफ रीडिंग कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 2.45 मीटर। किसने लिया,
सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेयर्स ने लिया और इस तरीके से उसने वर्क किया था। मैंने आपको वर्क दिखा दिया। अब मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं एंड आई विल शो यू नाउ केस 2 एंड दिस टाइम द स्टूडेंट विच इज यू। इस बार आप ले रहे हैं। सो आप जो सर्वे कर रहे हो, आप कब कर रहे हो? आई गेस आपने 3rd सेमेस्टर में किया होगा। जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपका 3रे सेमेस्टर में शायद आपको सर्वे करने का चांस मिला होगा, या फिर अलग अलग कॉलेज में अलग होता है, जनरली 3rd सेमेस्टर में होती है। तो आपको इंस्ट्रूमेंट दे करके लैबोरेटरी में आपको इंस्ट्रूमेंट मिला होगा और बोला होगा जाके साइट पे जाओ, सर्वे करना है, प्रोसीजर समझा दिया गया होगा। आपने फिर टीम बनाया होगा, ठीक है, द टीम ऑफ टैलेंटेड पीपल, सो मेनी इन द ग्रुप। सो अब कई सारे ग्रुप में लोग हैं, उन सभी लोगों जाते हैं सबसे पहले साइट पे और साइट पे सर्वे करते हैं। तो आपने किस तरीके से सर्वे किया है उसका एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। चीजें अगर एक्सैजरेट हो, डू नॉट माइंड, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन, ठीक है। सो अब वहां पे सबसे पहले तो बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो सबसे पहले सर्वेयर क्या करेगा? सेट करेगा। अब इस पर सर्वेयर कौन है? आप हैं। तो किस तरीके से एक बंदा कॉलेज में करता है सर्वे, उसका एक एग्जांपल है ताकि आप प्रिसीजन का मतलब समझ सको। सो आपने क्या किया? सबसे पहले ट्राइपॉड होल्ड किया। तो ट्राइपॉड को आपने सेट किया। कुछ आप में से कुछ टैलेंटेड लोग तो उस ट्राइपॉड को देख करके खुश हो रहे होंगे, अच्छा 3 legs, इसको तो कैमरे में देखा था, ठीक है। सो अभी आपके पास ये कैमरा, ये हमने ट्राइपॉड को सेट कर दिया। तो आपने ट्राइपॉड को सेट किया। वंस इट इज सेट, अब क्या करोगे? थियोडोलाइट निकाला, थियोडोलाइट को सेट किया और उसके बाद ये स्क्रू वगैरह होल्ड करने के बाद आपने उसको ट्राइपॉड के ऊपर थियोडोलाइट को फिक्स कर दिया। दिस वर्क इज डन बाय वन ऑफ द टैलेंटेड मेंबर ऑफ योर ग्रुप, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट वर्क, ही नोज दैट नाउ इट इज द टाइम ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट। क्या करेगा वो? सो देयर इज अ हुक गिवन। पूछता है ये हुक किस लिए है? प्लम्बॉब तो आप लाए नहीं, तो वो क्या करते हैं? शॉर्टकट अपनाते हैं। वी आर इंजीनियर्स, वी कैन यूज आवर ब्रेन्स। फिर वो क्या करते हैं? सेंटरिंग ही चाहिए ना, ग्रेविटी ही चाहिए ना, ठीक है। वो क्या करेंगे? आसपास में जाएंगे, ढूंढ करके लाएंगे छोटा सा कोई पत्थर और वहां से वो भी ग्रेविटी, ये भी ग्रेविटी। तो ये थियोडोलाइट के नीचे एक पत्थर लगाएंगे और बोलेंगे सेंटरिंग कर रहा हूं, ये पत्थर जहां गिरेगा वही सेंटर है, ठीक है। तो ये यहां से इस तरीके से उन्होंने किया और सेंटर डिसाइड कर दिया। फिर पेग चाहिए, पेग भी नहीं लाया, तो वो जो पत्थर लाया था वही नाउ इट इज वर्किंग एज अ पेग। सो दिस इज हाउ यू आर वर्किंग। सो एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर ये एक्सैजरेट हो रहा है, डू नॉट माइंड, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो एक ये थियोडोलाइट, इस तरीके से आपने थियोडोलाइट को सेट कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब टाइम आया है बबल के सेटिंग का, कि बबल कैसे सेट करते हो। तो सर्वेयर ने ट्राई किया। सबसे पहले देखा लेवलिंग स्क्रू को टर्न करने से बबल मूव कर रही है, कुछ लोग तो उसी में खुश हैं। अब जैसे वो बबल सेट कर रही है, सेंटर पे आ रही है, बबल सेंटर पे आती है और वो बोलता है कि नाउ इट इज एट द सेंटर इन द बबल ट्यूब। वंस द बबल इज एट सेंटर, ही विल स्टॉप वर्किंग और वो देखेगा क्या कि बबल सेंटर पे आ चुका है। फिर 2 सेकंड बाद वो खुद ही रियलाइज करता है सेंटर पे तो था, अभी नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट या राइट लग रहा है, ठीक है। फिर वो क्या करता है? दूसरी बार ट्राई करता है। दूसरी बार ट्राई किया, उसको लगा कि सेंटर पे आ गया, फिर रुका 2 सेकंड, फिर देखा सेंटर पे तो नहीं लग रहा है, लेकिन 2 बार ट्राई कर लिया है, मैं मान लेता हूं कि तुम सेंटर पे हो। कहानी खत्म, ठीक है। आप देख रहे हो, कंपेयर करते जाना कि पिछली बार सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेयर क्या कर रहा था और आप कॉलेज में क्या कर रहे हो, ठीक है। थिंक अबाउट इट। इसी तरीके से वो पैरालेक्स को रिमूवल करता है पैरालेक्स का, और उसके बाद रीडिंग लेता है। तो पैरालेक्स रिमूवल की बात बाद में करते हैं, जरा एक बार सर्वे 2 से मिलके आते हैं। सर्वे 2, जरा टर्न कीजिए कैमरा। सर्वे 2, दुनिया का सबसे दुखी आदमी, ठीक है, एक लेवलिंग स्टाफ होल्ड कर रहा है, टेंशन में, कहीं धूप में खड़े, ठीक है, किसी ग्राउंड पे अकेले, कहीं पे alone somewhere on the ground, holding the leveling staff, something like this, because he doesn't have the plumb bob. So holding the leveling staff something like this and looking about the sky and thinking about the life, something like that. So इस तरीके से जो आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, your leveling staff is not perfectly vertical. Think about it. Now in this case, think about the surveyor 1 and surveyor 2 in case 2. अब मैं बोलूं कि इस केस में आप रीडिंग लोगे तो जरा सोचो कि एफर्ट जो सर्वेयर 1 ने लगाया
केस 2 में और सर्वे 2 ने लगाया केस 2 में, आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे जो वैल्यूज आएगी ना वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने एफर्ट उतना नहीं दिया जितना रिक्वायर्ड है। सो अब मैं कंपेयर करता हूं प्रिसीजन का मतलब, अब इन दोनों को कंपेयर करो, लेकिन उससे पहले मैं रीडिंग भी दिखाता हूं। रीडिंग इन सेकंड केस जिसमें सर्वेयर 1 ने क्या किया मैंने दिखा दिया आपको, सर्वेयर 2 ने क्या किया ये भी दिखा दिया आपको। अब इन दोनों को कंपेयर करके मैं पूछता हूं आपसे, यहां पे रही रीडिंग, यू हैव टेकन द रीडिंग एज 2.85 मीटर, ये रही रीडिंग। सो द रीडिंग in this case is 2.45 and reading in this case is 2.85। मैं आपसे सवाल पूछूं कि उसी इंस्ट्रूमेंट से उसी स्टाफ पे केस 1 में जो रीडिंग आई है 2.45, केस 2 में जो रीडिंग है 2.85, मैं पूछूं आपसे कि भाई which reading you will consider as more exact? बायस नहीं होना है, सोच के आंसर करना है। आप बताओ किसको, तो आप बोलोगे जिसमें प्रिसीजन ज्यादा है वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। आपको क्या लगता है किसमें प्रिसीजन ज्यादा थी? तो प्रिसीजन का मतलब क्या है? द एफर्ट which you are putting at the time of taking the measurement just to make the values as more perfect, and that definition wise अगर आप इसको देखो तो ऐसा बोला जाता है प्रिसीजन के बारे में कि precision is basically the degree of perfection used at the time of survey. The degree of perfection used at the time of taking the measurement is called as the precision। और आपको समझ में अब तक आ चुका होगा कि पहले वाले केस में काफी ज्यादा एफर्ट दिए गए थे और काफी प्रॉपरली उसी टेक्निक से एफर्ट दिए गए थे जिस टेक्निक से रिक्वायर्ड था, और प्रॉपर एफर्ट देने के बाद जो आपको रीडिंग्स मिलती है वो ये है। तो ये रीडिंग हमारी ज्यादा प्रिसाइज है, आप प्रेसिजन ज्यादा यूज कर रहे हो केस 1 में जो कि केस 2 में बहुत ही कम था। आई होप कि जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, आई सेड कि डू नॉट माइंड थोड़ा सा अगर एग्जैजरेट हुआ है तो इट इज नॉट योर स्टोरी, इट इज एवरी स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टोरीज। सो अब मैं बोलूं कि यहां पे इन दोनों में जो कंपैरिजन किया है सिर्फ प्रिसीजन समझाने के लिए किया था, तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए अब तक कि ये जो प्रिसीजन है केस 1 में और केस 2 में, केस 1 का प्रिसीजन बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू केस 2। सो वी कैन सिंपली राइट द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन सिंपली एज इट इज अ डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। अब बात करते हैं कि प्रेसिजन जो टर्म है वो डिपेंड किस पे करेगा, क्या है इसकी डिपेंडेंसीज, तो आप बताओ। सबसे पहले डिपेंडेंसी कि मेंटेन कौन कर रहा है प्रेसिजन को, तो आप बोलोगे सर्वेयर खुद। तो सर्वेयर, इसका मतलब कि स्किल्ड सर्वेयर और अनस्किल्ड सर्वेयर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रेसिजन की डिपेंडेंसी सर्वेयर पे होगी। तो यहां पे जो सर्वेयर थे वो स्किल्ड थे और यहां पे स्किल डेवलप करना चालू ही किया था अभी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि सर्वेयर का भी डिफरेंस है। तो स्किल्ड सर्वेयर अगर आप कहीं पे यूज करते हो तो आपकी वैल्यू के प्रेसिजन बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरा टर्म क्या हो सकता है, दूसरी डिपेंडेंसी इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं बोलूं कि हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो प्रेसिजन और भी ज्यादा होगी। एक एग्जांपल है, जरा सोचो कि कहीं पे आप हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट लेना चाहते हो, you just need to take the horizontal angle measurement. You have two different devices I'm giving you, one is theodolite, another one is compass. Both can be used for horizontal angle measurement. The first, through the theodolite you're using, you are calculating the value 3 degree 40 minutes. ये एंगल निकाला थियोडोलाइट से और कंपास से निकाला, तो आप जान लीजिए कंपास की जो लीस्ट काउंट होती है, दोनों कंपास की अलग होती है, मान लो 30 मिनट्स वाला है तो उसका लीस्ट ही काउंट है 30 मिनट्स। यू कैन नॉट गो अप टू दैट मच एक्यूरेसी। तो आप बता दो, आप जितना हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे आपकी प्रेसिजन उतनी बेटर होती चली जाएगी। और तीसरा होता है टेक्निक थ्रू विच यू आर डूइंग द सर्वे। आप जितना करेक्ट मेथड से जाओगे सर्वे करने के लिए आपकी प्रेसिजन उतनी बेटर होगी। करेक्ट मेथड कहने का सिग्निफिकेंस क्या है, एक और एग्जांपल समझो। मैं बोलूं कि मुझे ना इस बोर्ड की हाइट निकालनी है, तो बोर्ड का हाइट निकालने का दो जरिया हो सकता है, दो तरीका हो सकता है। पहला कि मैं ग्राउंड से ही चाहिए थी हाइट हमें, तो ग्राउंड से बोर्ड का टॉप का हाइट चाहिए मुझे, तो मैं बोलूं ग्राउंड से टॉप की हाइट, जरा देखो उसमें टॉप दिखाई दे रहा है क्या, ये दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा ठीक है, मान लो कि इस वाले पॉइंट की हाइट चाहिए हमें, दिस वन, इस वाले पॉइंट की हाइट चाहिए, ये हमने ए बी लेवल रखा है और मैं चाहता हूं कि इस वाले पॉइंट की हाइट क्या है ग्राउंड से। तो टेक्निक 1, ग्राउंड से डायरेक्टली मेजरमेंट कर लो कि ये वाली हाइट कितनी आ रही है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह भी है कि ग्राउंड से सीलिंग का हाइट मैंने निकाल लिया और उसमें से ऊपर से हाइट माइनस कर दिया। तो आपने अगर सेकंड वाला टेक्निक लगाया है, टेक्निक 1, आई विल टेक द डायरेक्ट मेजरमेंट। Technique 2, I will take the measurement up to the complete height of the hall and then I will reduce the height from the top to this.
तो ये वाला हाइट माइनस कर दिया मैंने उसको। तो अगर ऐसा करूंगा मैं सेकंड टेक्निक से कि पहले टॉप पूरी हाइट निकाल ली और उसमें से टॉप से यहां तक की हाइट को माइनस कर रहा हूं, यू विल हैव टू टेक 2 टाइम्स मेजरमेंट, 2 अलग अलग बार आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, which will introduce some more errors। तो प्रेसाइज कौन सी होगी जिसमें कम से कम मेजरमेंट लेना पड़े? ये हमने एक ही बार में बात बना दी, ठीक है। तो सब मिलाकर के यहां पे कंक्लूजन ये हुआ कि प्रेसिजन इज बेसिकली द डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। प्रेसिजन इज बेसिकली द डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। हमेशा मेजरमेंट के टाइम पे इसको करते हैं, और इसमें डिपेंडेंसी 3 चीजों पे आती है, स्किल्ड सर्वेयर, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी और द वे यू आर डूइंग द सर्वे, दैट मींस मेथड ऑफ सर्वे। नीचे लिखो, अब डेफिनेशन लिखो आप प्रेसिजन का, राइट डाउन प्रेसिजन। अच्छा एक चीज और, प्रेसिजन एक्यूरेसी क्या होती है ना, कि प्रेसिजन जैसा ही दिखने में लगेगा, लेकिन प्रेसिजन और एक्यूरेसी में एक डिफरेंस क्या होता है कि जब आप सर्वे करते हो तो आपने जो सर्वे किया है, जो आपने एफर्ट डाला है, उसको प्रेसिजन बोलते हैं, और जो डिफरेंस आपकी वैल्यूज में क्रिएट होता है उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। मतलब डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट। अब इसमें कितनी परफेक्शन है और इसमें कितनी परफेक्शन है, सो इस वैल्यूज के अंदर कितनी परफेक्शन आ रही है उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूरेसी। जो आपने परफेक्शन मेंटेन किया था उसको बोलते थे प्रेसिजन। ये जो परफेक्शन वैल्यूज में आई है उसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी। अब मैं बोलूं ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का मतलब तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है। ट्रू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी जो होना चाहिए, और मेजर्ड का मतलब होता है द मेजरमेंट व्हिच इज टेकन बाय यू। सो यू कैन सी दिस वन इज आल्सो मेजरमेंट टेकन, दिस वन इज आल्सो मेजरमेंट टेकन। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, द ट्रू वैल्यू, सपोज इट इज 2.5 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं, ना पहला वाला एग्जैक्ट है ना दूसरा वाला एग्जैक्ट है, लेकिन अगर एक्यूरेट कौन ज्यादा है ये पता कर सकते हो आप। बताओ, मैं बोलूं ट्रू वैल्यू इतनी है और एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन लग रही है आपको? तो किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? तो आप बोलोगे ट्रू वैल्यू के जो जितने ज्यादा नजदीक होगा वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी वैल्यू। तो ये है ट्रू वैल्यू, ये इसके बहुत नजदीक है तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी क्या है यहां पे? इट इज सिंपली द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एज द एक्यूरेसी। अब मैंने जो कुछ भी बोला है ना उन सबको मैं आपको लिखाता हूं, आप अब एक नोट बनाइए, वहां पे नीचे लिखिए प्रेसिजन में पहले डिफाइन करो, लिखो डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रेसिजन। डिग्री ऑफ परफेक्शन used at the time of measurement is called precision. Degree of perfection used at the time of measurement is called precision. ठीक है, इसमें लिखिए it depends upon skilled surveyor, quality of instrument, and method of doing survey, ठीक है। चलो नेक्स्ट वहीं पे लिखिए एक्यूरेसी। अगला टर्म है एक्यूरेसी। Degree of perfection obtained in the measurement. Degree of perfection obtained in the measurement is called accuracy. Degree of perfection obtained in the measurement is called accuracy. Is called accuracy. ठीक है, उसी में एक और पॉइंट मेंशन कर, नीचे लिखो if any measurement, if any quantity is more nearer to the true value, if any quantity is more nearer to the true value of quantity, if any quantity is more nearer to the true value of quantity, it is considered as more accurate. It is considered as more accurate.
इट इज कंसिडर्ड एज मोर एक्यूरेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं तीसरे टर्म पे। अगला टर्म है, देखो आपने ये पढ़ लिया कि प्रेसिजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है। अब तीसरा टर्म दिखाता हूं, अगला लिखो ट्रू वैल्यू। तीसरा टर्म है, पहला टर्म था प्रेसिजन, दूसरा था एक्यूरेसी, तीसरा टर्म लिखिए ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, इसमें लिखिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। Exact value of a quantity is called true value. It is an ideal value which cannot be obtained. It is an ideal value which cannot be obtained. It is an ideal value which cannot be obtained. तो अभी जो मैंने बोला ना कि it is an ideal value which cannot be obtained, तो पहले आप ये जान लो कि exact value of quantity का मतलब true है, और कहीं पे भी ट्रू वैल्यू ऑब्टेन्ड कभी नहीं हो पाती है, हमेशा कुछ ना कुछ एरर होगी। आप एक बात हमेशा फैक्ट याद रखो कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, measurement taken by you is always a measured value and true value is the exact value of quantity. Here the measurement which is taken by you cannot be 100% exact. This will always carry the human error, instrumental error and natural error, due to which it will never be equal to the true value. So there will always be some error in your measurement. ठीक है, तो सर्वे के हिसाब से एरर कैन नॉट बी जीरो, देयर मस्ट बी सम एरर इन योर मेजरमेंट, सो एवरी टाइम यू विल गेट सम एरर। ठीक है, सो ये था ट्रू वैल्यू। अब यहां पे आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म नंबर 4। फोर्थ टर्म में लिखिए एमपीवी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। एमपीवी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एमपीवी। ठीक है, देखो नाम से भी क्लियर है, एमपीवी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जिसकी प्रोबेबिलिटी ट्रू होने की सबसे ज्यादा हो। अब थोड़ा सा ना यहाँ से चैप्टर का डिटेलिंग शुरुआत होती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि आप कोई भी सर्वे कर रहे हो ग्राउंड पे। आप सर्वे इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ट्रू वैल्यू मालूम नहीं है, तो आप ग्राउंड से मेजरमेंट ले रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आपके पास एक थियोडोलाइट है और आपके पास स्टाफ है, तो आप स्टाफ को किसी ग्राउंड पे किसी जगह पे होल्ड करते हो और एक सर्वेयर उस स्टाफ पे रीडिंग लेता है। रीडिंग लेकर के उसने ये निकाला कि रीडिंग इज 2.58। ठीक है, द मेजर्ड रीडिंग, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द स्टाफ रीडिंग यू आर गेटिंग एज 2.58। ये रही इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट और ये रही स्टाफ, यहाँ पे 2.58 की रीडिंग उसने पता कर लिया। मैं आपसे पूछूं कि ये तो मेजर्ड वैल्यू है ना, क्योंकि इट इज मेजरमेंट टेकन बाय यू। क्या इसकी ट्रू वैल्यू आपको मालूम? क्या उस स्टाफ रीडिंग की ट्रू वैल्यू आपको मालूम नहीं? कैन यू गेट दैट? नो। आप जब सर्वे करते हो ग्राउंड के इंफॉर्मेशन को करेक्ट वहां से कलेक्ट करने के लिए, क्या इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि आपने सर्वे के 2 डायरेक्शन जानते हो, आपको मालूम है कि एक सर्वे होती है जिसमें ग्राउंड के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप लिखते हो मेजरमेंट बुक में और फिर उसकी प्लॉटिंग करते हो। भाई नहीं पता था तभी तो आपने ये काम किया। तो you don't know the true value, you have always a measured value which is known to you. So उस केस में आपको ट्रू वैल्यू नहीं मालूम, सिर्फ मेजर्ड वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो उस केस में आपको ट्रू वैल्यू चूंकि नहीं मालूम है, तो आपको कभी भी एरर का आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है कि एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होती है। क्या कभी भी एरर का पता लगा पाओगे मेजरमेंट से? नहीं। तो आप इस बात को समझिए अब कि एरर, हम लोग अगर ऐसे सोचेंगे ना कि मेजर्ड वैल्यू इतनी है, क्या इसकी ट्रू वैल्यू मालूम? आपको कभी नहीं मालूम ट्रू वैल्यू। लेकिन अब इसी का डायरेक्शन चेंज करता हूं। नाउ वी हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन अ शीट ऑफ पेपर व्हिच आई वांट टू एस्टैब्लिश टू द ग्राउंड एज यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर कर्व। कर्व में आपने यही तो पढ़ा था कि आपने एक डिजाइन किया है, पैरामीटर्स, आपने एक कर्व डिजाइन किया है, उसके कई सारे डायमेंशंस हैं और उसको ग्राउंड पे सेट करना चाहते हो। सो दिस टाइम you have everything designed in paper which are the true value you want to set to the ground। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू मालूम है और जब आप उसे सेट करोगे तो आप एग्जैक्टली सेट नहीं, कुछ ना कुछ एरर्स वहां भी आएंगे, लेकिन ट्रू वैल्यू आपको उस केस में मालूम। तो आप ये समझो कि जब भी हमारा सर्वे का डायरेक्शन होता है ग्राउंड टू पेपर, तो हमें ट्रू वैल्यू नहीं मालूम होती, लेकिन जब पेपर टू ग्राउंड होती है तो जो वैल्यूज आपने निकाला वही तो हमारी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि ज्यादातर सर्वे में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम लोग मैप की प्लॉटिंग करते हैं। वहां पे एक मेरा सवाल है
कि whenever you are conducting a survey on the ground, then you don't know what are the different readings exactly on the ground, and that is why you are going to do the survey and you will collect some data. So you have the staff, you have theodolite, you will take some reading, you will write it down in a measurement book, and you have every data now available with you. These data which you have collected from the site are the true value or measured value. You will say it is measured value. So you will never get the idea of the error now. And that is why, अब इस केस में चूंकि एरर का आइडिया नहीं लग पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस डेटा को जो हमने ग्राउंड से कलेक्ट किया हुआ है, उस केस में चूंकि ट्रू वैल्यू नहीं मालूम है, एक टेक्निक अपनाई जाती है कि व्हेनेवर ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, यू आर सपोज टू टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी. लेट मी रिमाइंड यू. The reading found through this particular instrument as 2.58. ये हमारी रीडिंग आई है. तो ये तो हमारी मेजर्ड वैल्यू हो गई. क्या हमें ट्रू वैल्यू मालूम? नहीं. तो हम लोग क्या एरर का आइडिया लगा पाएंगे? नहीं. तो इस केस में सर्वे ऐसे करते ही नहीं. दिस इज नॉट द वे टू डू द सर्वे. सर्वे कैसे करते हैं? यहां देखो. Theodolite will be set here, and then we have leveling staff, and then you will take the reading. Whatever is the reading, you will not take a single reading. To the same staff from the same instrument, multiple readings will be taken. Multiple readings. Let me remind you. जब आप ग्राउंड पे गए होंगे ना सर्वे करने, तो आपके सर्वे के इंस्ट्रक्टर ने ये बताया होगा कि साइट पे जा रहे हो, 3 रीडिंग्स लेकर आना कम से कम. हर एक वैल्यू का, हर एक क्वांटिटी का 3 रीडिंग्स. तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट से इस पे रीडिंग नंबर 1 x1, रीडिंग नंबर 2 x2, रीडिंग नंबर 3 x3. एंगल का मेजरमेंट कर रहे थे कहीं पे, तो एंगल के भी 3 वैल्यू कम से कम. रूल होता है कम से कम 3 का. आप ज्यादा से ज्यादा कितना भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है. कम से कम 3 तो चाहिए ही है. सो मल्टीपल मेजरमेंट्स क्यों लेते हो? ताकि आप इन सबको आपस में कंपेयर करके एरर का आइडिया लगा सको. आप सोचो ना कि एक ही इस इंस्ट्रूमेंट से इस पर्टिकुलर स्टाफ पे आपने रीडिंग 1 लिया, x1 रीडिंग 2 लिया. सो आप कॉन्सेप्ट समझिए कि फॉर द सेम क्वांटिटी मल्टीपल मेजरमेंट्स आर टेकन. हियर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज दैट यू आर गोइंग टू टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स एंड एवरी मेजरमेंट विल हैव स्मॉल डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस विल बी क्रिएटेड ड्यू टू द एक्सीडेंटल एरर, ड्यू टू ह्यूमन एरर. तो ये जो है ना एक्सीडेंटल एरर और ह्यूमन एरर, उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होगी इन सब में, x1, x2, x3 में. और इसी डिफरेंस से हम लोग एरर का आइडिया लगा सकेंगे. अब यहीं पे मैं बोलूं कि फ्रॉम द सेम इंस्ट्रूमेंट टू द सेम स्टाफ वी हैव टेकन द मल्टीपल मेजरमेंट्स. सो अब देखो, मल्टीपल मेजरमेंट्स टेकन टू द स्टाफ एज x1, x2, x3, xn. इतने सारे रीडिंग्स ले लिए हमने. तो मैं पूछूं आपसे कि this x1 is also measured value, x2 is also measured value, x3 is also measured value, ... xn is also a measured value. No one is true value. तो क्या मल्टीपल मेजरमेंट लेने से क्या मुझे ट्रू वैल्यू मिल गए? आंसर नो. तो फिर क्यों लिया? So that you can compare among themselves and you can calculate a value for which chances of being true value is more. कॉन्सेप्ट क्या था कि ट्रू वैल्यू नहीं मालूम थी, तो उस केस में एक रीडिंग लेकर के आपको एरर का कभी आइडिया नहीं लगेगा. और सिर्फ इसीलिए रूल ये कहता है कि whenever the true value is not known to you, you are supposed to take multiple measurements of the same quantity as I have shown you, x1, x2, x3, x4 and xn. Among these values जो xn तक लिया हुआ है, no one is true value, every value is a measured value, but you can analyze the data on the basis of probability and you can calculate a value for which chances of being true value is more. इसके बेसिस पे एक हम लोग डेटा कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, x बार एक डेटा कैलकुलेट करेंगे जिसकी चांसेस ट्रू होने की सबसे ज्यादा है. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? MPV, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. दिखाई दे रहा है? कैमरा इधर करो. सो x बार इज MPV, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी सारी डेटा जो हमने कलेक्ट कर रखा है साइट से, इसमें से कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर विच चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू वैल्यू इज मोर. एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके ट्रू होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं MPV, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. तो वो जो हमने डिस्कशन किया, आपको समझ में आ गया हो कि MPV क्या है, क्योंकि आपने भी जब साइट पे गए होंगे, आप भी, तो आपने भी यही किया हुआ काम कि आपने 3 रीडिंग्स लिए होंगे. ठीक है, आपने मल्टीपल रीडिंग्स लिए होंगे, कई बार 3 से ज्यादा भी लेते हैं.
ठीक है। और रीडिंग लेने का तरीका क्या होता है, रीडिंग अलग अलग क्यों आएगी, अब थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं क्यों आएगी। तो ये मैनिपुलेट नहीं करना होता है, ज्यादातर बच्चे इसका मतलब ये समझते हैं एक रीडिंग लिया और उसके आगे पीछे कुछ लीजिए, दैट इज नॉट द टेक्निक। The technique is you will have to do the measurement every time. So suppose you have so many people in the team. So one by one, every surveyor will come here and he will take the reading. So one surveyor one is taking the reading. He is using his own experience. He's tightening the screw as per your convenience. And he will also instruct the other surveyor holding the leveling staff as per his own convenience. So he is using his experience for calculating, for finding the reading. सिमिलरली सेकंड सर्वेयर विल कम, ये अपने हिसाब से रीडिंग लेगा, तीसरा लेगा वो अपने हिसाब से लेगा, और इसीलिए ह्यूमन एरर और एक्सीडेंटल एरर सब में अलग अलग होगी। एवरी डेटा विल कैरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन एरर एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल एरर, सॉरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन एरर एंड एक्सीडेंटल एरर। अब ह्यूमन और एक्सीडेंटल एरर आपको मालूम है कि सबकी अलग अलग है, तो इन सब का प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करके आप पता करते हो कि इसके ट्रू होने के चांसेस, मतलब कि कौन सी वैल्यू इसके ट्रू के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली इन प्रोबेबिलिटी और एनालाइजिंग व्हाट, ह्यूमन एंड एक्सीडेंटल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नाउ अब यहां पे आपने लिखा है जो टर्म है, फोर्थ टर्म जो आपने अपनी नोट में बनाया है, उसका नाम लिखा था एमपीवी। पहले उसका फुल फॉर्म लिख लो, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, राइट इट डाउन और एक लाइन उसमें मेंशन कीजिए, एमपीवी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। देखिए, it is that value of quantity, it is that value of quantity for which, it is that value of quantity for which it is that value of quantity for which chances of being true value is more. Chances of being true value is more. ठीक है, एक और पॉइंट उसी के नीचे लिखो, it is calculated on the basis of, it is calculated on the basis of principle of least square. It is calculated on the basis of principle of least square. Principle of least square. ठीक है, एक क्वेश्चन ना यहाँ पे लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप कर सकते हो। एरर्स एंड एक्यूरेसी में लिखा है ना कि थ्योरी ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट डील्स विद मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ पर्सनल एंड एक्सीडेंटल, अभी बताया ना मैंने आपको। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है चैप्टर 9 का, वो आप इजीली आंसर कर पा रहे हो कि थ्योरी ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट डील्स विद मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव, आपने क्या लिखा है अभी कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब ये होती क्या है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जरा एक बार उसको देखते हैं। सो सी हियर, एक हेडिंग दे दो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उसी के नीचे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये है क्या समझना, इफ फॉर अ सिंगल क्वांटिटी multiple measurements are taken as, लिखना मत सिर्फ देखना अभी समझना, multiple measurements are taken as x1 x2 x3 and so on xn। तो आप ये समझो कि कोई भी टाइप का मेजरमेंट, उसका मल्टीपल मेजरमेंट लिया आपने, जो किया होगा 3 से किया होगा, x1 x2 x3 से। यहां पे हमने xn तक दिखा रखा है कि if for a single quantity multiple measurements are taken as x1 x2 x3 and xn, then अब इसके बेसिस पे मान लेते हैं कि इन सब की वैल्यूज से सॉल्व करता हुआ हमने एक कैलकुलेट किया है वैल्यू MPV। ठीक है, वैल्यू जिसके ट्रू होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। So this is the value for which chances of being true value is more. अब as per principle of least square, अब देखो as per this principle हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रिंसिपल क्या कहता है पहले ये समझना कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज लीस्ट। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एज पर दिस प्रिंसिपल, आपने जो लिखा ना प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उसका मतलब समझो, इस प्रिंसिपल का ये कहना है कि MPV इज दैट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फॉर विच, वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे,
As per this principle, MPV is that value of quantity for which chances of being true value is, sorry, थोड़ा सा मॉडिफाई करो. MPV is that value of quantity for which for which sum of square of errors is least. ठीक है, ये है प्रिंसिपल. आप देखो यहां पर जो हमने लिखा है, as per this principle, MPV is that value of quantity for which sum of square of errors is least. अब एक काम करते हैं, मैंने बोला ना थोड़ा प्रॉपर्ली समझिएगा इसको. सबसे पहले तो आपने MPV का मतलब समझा कि जिसके ट्रू होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. फिर आप ये समझ रहे हो उसी में कि ट्रू होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग MPV. फिर मैंने इसी बात में ये ऐड किया कि अगर हम लोग बात करेंगे कि फॉर एनी सिंगल क्वांटिटी द मल्टीपल मेजरमेंट्स आर टेकन एज दिस एंड सपोज MPV जिसके ट्रू होने के चांसेस ये हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है कि MPV वो वैल्यू है जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर लीस्ट होती है. तो एक काम करते हैं कि मैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर बनाता हूं. तो पहले इस एरर बताओ कितनी है. ये x1 है क्वांटिटी, और ये ट्रू वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रू होने के चांसेस सबसे ज्यादा होने के कारण इसको ऑलमोस्ट ट्रू बोलेंगे. इट इज नॉट अ ट्रू वैल्यू, इट इज ऑलमोस्ट ट्रू. व्हाई वी आर यूजिंग ऑलमोस्ट? बिकॉज द चांसेस ऑफ फॉर बीइंग ट्रू वैल्यू इज मोर हियर. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरर हियर इन x1, तो आप लिखोगे मेजर्ड वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड ट्रू वैल्यू. सो x1 माइनस दिस. सो एरर इन क्वांटिटी कितनी हो गई? यहीं पे देखो, एरर इन मेजरमेंट कितनी हो जाएगी? पहले वाले में कितनी हो जाएगी? x1 माइनस एक्स बार. दूसरे वाले में x2 माइनस एक्स बार एंड सो ऑन. कितनी हो जाएगी? xn माइनस एक्स बार. अब जरा आते हैं प्रिंसिपल पे. प्रिंसिपल क्या कहता है कि MPV इज दैट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज लीस्ट. तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर सब मैं बनाता हूं. देखो अब, एज पर दिस प्रिंसिपल, sum of square of errors is least. So can we write sum of square of error, this y is basically sum of square of errors. So इस y की वैल्यू क्या लिखेंगे? पहले वाले की एरर क्या थी? x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. दूसरे वाले में x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तीसरे वाले में सो ऑन. इस तरीके से दिस इज xn माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो आप देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, एंड एज पर दिस प्रिंसिपल इट शुड बी, आई कैन राइट फॉर y टू बी लीस्ट, I can write simply it is dy upon dx bar is equal to 0. तो ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, और इसको लीस्ट होने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? dy upon dx bar is equal to 0. और अगर यहां से रिलेट करोगे आप तो एक कंक्लूजन पे आ जाओगे कि हमने इसको भी डिफरेंशिएट किया, और फाइनली जो वैल्यूज आती है ना, वो आती है x बार इज इक्वल टू दिस इज x1 प्लस x2 plus x3 and so on xn whole divided by n we have. ये आ जाएगी वैल्यू. सो आपके सामने यहां पे देखो, दिस वन इज MPV. सो ये जो वैल्यू देख रहे हो, यही हमारी MPV आ रही है, जो यहां से रिजॉल्व करके आई है. हमने आपको सबसे पहले क्या बताया
कि जब भी हम लोग इस टाइप के इस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सिंगल क्वांटिटी के लिए आपने मल्टीपल मेजरमेंट्स लिए, हर एक में ह्यूमन और एक्सीडेंटल एरर अलग होगी। फिर हमने क्या किया, इस प्रिंसिपल के हिसाब से लिखा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज लीस्ट, तो हमने निकाला कि एरर कितनी है और फिर दिखाया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर कितनी है, वो ये हो गई। और इसको लीस्ट बनने के लिए डी बाई डी एक्स बार इज इक्वल टू 0, और वहां से जो एक्स बार की वैल्यू आती है वो ये आती है। और आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि दिस इज बेसिकली द मीन वैल्यू। क्या एवरेज है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो एमपीवी होती है वो जितने भी मेजरमेंट्स आपने लिए हैं ना उसकी एवरेज वैल्यू होती है। एमपीवी which is taken by which is the value calculated by you on the basis of the n number of measured value, it is basically the average value of all the measurement। मतलब क्या हुआ कि आपने सिंगल क्वांटिटी का x1 x2 x3 xn के मेजरमेंट्स ले लिया और उन सब का एवरेज करके रिपोर्ट करो, वही आपकी एमपीवी है। और आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि जब कॉलेज के टाइम पे आप सर्वे करने गए थे तो आपके इंस्ट्रक्टर ने ये तो बोला ही होगा कि 3 रीडिंग्स लेकर आना, और साथ में ये भी बोला होगा कि तीनों का एवरेज करके रिपोर्ट करना। सो व्हाई एवरेज? व्हाई एवरेज? एवरेज क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट? एमपीवी, that is most probable value, that means the value which you are showing as an average of all three value is the value for which chances of being true value is more, उसके ट्रू होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। यही काम आप कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी का एक और स्पेशल केस अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसे कंप्लीट करो। डू इट नाउ फ्रॉम, अच्छा ऑलरेडी हमने लिख भी दिया प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो आप अलग से एक हेडिंग बस लिख लीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उसके बाद लगातार कंप्लीट कर लो इसको। डू इट नाउ। सो इसी का एक और स्पेशल केस दिखाता हूं कि अभी तक हमने आपको क्या दिखाया कि ये था। अब थोड़ा सा ना वेट का कॉन्सेप्ट यहीं पे इंट्रोड्यूस करता हूं। वेट क्या होती है? तो मेजरमेंट में ना वेट का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब थोड़ा उसी को इसी टॉपिक में एक्सटेंड करता हुआ वेट बताता हूं कि क्या है, ठीक है। आप ये समझो कि सर्वे की जो टीम होती है उसमें कई सारे लोग होते हैं, सभी का एक्सपीरियंस एक ही लेवल का नहीं होता। आपने जब सर्वे किया था ना तो आपकी टीम में सभी का एक लेवल रहा होगा, क्योंकि सभी इक्वल लेवल के परफेक्शन के साथ थे। जो सर्वे ऑफ इंडिया करती है उसमें सब अलग अलग लेवल के परफेक्शन के साथ होते हैं, तो स्किल्ड अलग हो सकती है, सबकी स्किल अलग हो सकती है, जिसकी वजह से ज्यादा स्किल वाला अगर कोई सर्वे रीडिंग लेता है तो उसकी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे करेक्ट होने के। अगर कोई कम स्किल्ड है तो उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पे आप टेक्निक समझिए कि एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई है, उसको बोलते हैं वेट ऑफ मेजरमेंट। वेट है क्या? हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू ये बताते हैं कि इसके चांसेस ज्यादा हैं करेक्ट होने के। अब मैं इस वाली बात को अलग से समझाता हूं, उसको बोलते हैं वेट कॉन्सेप्ट। और हर एक मेजरमेंट को जब हाई डिग्री प्रिसीजन से सर्वे की जाती है ना, तो मेजरमेंट में वेट भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई रीडिंग में वेट ज्यादा है तो उसको समझना कि उसके करेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा है। अगर किसी मेजरमेंट में वेट कम है मतलब उसे करेक्ट होने के चांसेस भी, मतलब कि वो उतनी ज्यादा करेक्ट नहीं होगी। अब इसी बात को मैं ऐसे समझाता हूं कि वेट क्या है और मेजरमेंट क्या है। ये मेजरमेंट और ये वेट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। वेट का ड्रिलिंग थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन पहले जो हम लोग एमपीवी पढ़ रहे हैं ना उसको पूरा करता हूं पहले वेट से, समझ लेना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप ग्राउंड पे सर्वे कर रहे हो और आपकी टीम में 5-6 सर्वेयर्स है। हर एक सर्वेयर ने अपना अपना रीडिंग दिया, एक ही क्वांटिटी का मल्टीपल रीडिंग दिया। एक ने दिया 2.45, एक ने जो 10 साल एक्सपीरियंस था उसने दिया 2.45, जो 5 साल एक्सपीरियंस था उसने दिया 2.58, जो 2 साल एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसने दिया है 2.39, और एक है जो फ्रेशर है लाइक यू एंड यू हैव गिवन द रीडिंग एज 2.80। मैं आपसे ये पूछूं कि आप ना ये देखो एक्सपीरियंस का ईयर्स है, ये 10 साल है, 5 साल है, 2 साल है, ये समझाने का सिर्फ तरीका है कि आप इसको समझिए कि का मतलब क्या है। मैं बोलूं कि ये 10 साल है, 5 साल है, 2 साल है, 1 साल है, मैंने आपको एक्सपीरियंस बता दिया, तो आप जानते हो ना कि स्किल बढ़ती है तो प्रिसीजन बढ़ जाती है। तो
प्रेसिजन बढ़ गई मतलब ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज आ जाएगी। मैं बोलूं कि ये ज्यादा बेटर वैल्यू है इससे इससे इससे, ठीक है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो कि किसमें एरर कम है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी एरर सबसे कम है, इसकी एरर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस बात को कैसे पता लगा? एक्सपीरियंस से, मतलब स्किल के बेस पे हमने आइडेंटिफाई किया। अगर मैं एक्सपीरियंस नहीं देता, मैं सिर्फ 4 वैल्यूज देता, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते? नहीं कर पाते। तो अब समझो, इसी को आइडेंटिफाई कराने के लिए, मतलब कि आपने जो मल्टीपल मेजरमेंट्स लिए हैं, उस मेजरमेंट्स में देख के पता नहीं चलता कि कौन सी वैल्यू ज्यादा वेट वाली है, मतलब किसकी चांसेस ज्यादा है एक्यूरेट होने की, किसमें एरर्स कम होंगे। तो जितनी ज्यादा वेट होगी ना, उतनी कम एरर होगी। तो मैं पूछूं कि इन सब में सबसे ज्यादा वेट किसकी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे जो सबसे ज्यादा स्किल्ड लिया होगा उसकी। तो मैंने स्किल्ड नहीं दिया है आपको, सिर्फ इतना ही दिया है, तो क्या पहचान पाओगे? नहीं। तो आप इस केस में बोलोगे सबका इक्वल वेटेज होगा। लेकिन अगर मैं आपको वेट बता दूं इसका, तो आपको समझ में यह आ जाएगा कि भाई इन सब में थोड़ा थोड़ा एरर्स डिफरेंट तरीके से है। जैसे कि अब मैं आपको इन सब का वेट दिखाता हूं। मान लो इसका वेटेज है 6, तो इसका वेटेज, ये थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस वाला था, तो इसका वेटेज 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, 6 से कम होगा। मान लेते हैं 4 है, इसकी वेटेज है 2.5 और इसकी वेटेज है 1.5। अब मैं बोलूं कि अब आप देखो, मुझे एक्सपीरियंस वाली बात बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ऐसा लिखूंगा ना, तो आप बस इसी से पहचान पाओगे कि ये सब है मेजरमेंट और ये है मेजरमेंट की वेट। तो 2.45 वेटेज 6 के साथ लिया गया था, 2.58 वेटेज 4 के साथ लिया गया है। इसका मतलब ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज कौन रही होगी, तो आप बोलोगे 2.45। मैं बोलो इन दोनों में ज्यादा एक्यूरेट कौन है, तो आप बोलोगे ये वाली, इसकी वेटेज ज्यादा है। तो वेटेज क्या है यहां पे? वेटेज का मतलब जो वेट वैल्यू है वो सिर्फ इतना ही समझो। वेट का मतलब वेट ऑफ मेजरमेंट अगर ज्यादा हुई तो उसका मतलब उस मेजरमेंट के अंदर एरर कम है, मतलब कि वेट और एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां पे देखो कि मैं बोलूं कि वेट अगर ज्यादा है तो एरर कम हो जाएगी, और उसके हिसाब से इसकी एरर कम है, इसकी एरर उस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। तो अगर सर्वे हाई डिग्री प्रिसीजन से किया जाता है ना, तो मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते समय वेट का भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे आप अभी देख रहे हो, ठीक है। अब इस केस में एमपीवी कैसे निकालेंगे वो देखना है आपको। तो अभी वेट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका काफी सारा डिटेलिंग है जो अभी आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन मैं थोड़ा होल्ड करके पहले इसको कंप्लीट करता हूं। देखो, इसी का देखना स्पेशल केस, जो आपने अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था आपने? एक हेडिंग लिखा था आपने, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। उसी के अंदर स्पेशल केस दिखा रहा हूं। स्पेशल केस है, इफ मेजरमेंट्स आर टेकन if measurements are taken with weight as below। तो यह है क्या? मेजरमेंट x1 weightage is w1, measurement x2 weightage is w2, measurement is x3 weightage is w3, and measurement is x4, sorry xn कर लेते हैं अब, this we have xn and weightage is wn। तो इस केस में इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एमपीवी, तो अब यहां से प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर निकालते हुए हम लोग यहां पे एमपीवी की वैल्यू कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इट इज x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस so on xn wn and whole divided by it is w1 plus w2 and so on wn। ये हो जाएगी। सो इसको बोलते हैं हम लोग वेटेड एवरेज मीन। सो ये एमपीवी की वैल्यू ये x बार आ जाएगी इस तरीके से। एमपीवी इज x बार, ठीक है। और इस तरीके से तो आप देखो कि यहां पे ये जो वैल्यूज निकल के आए ना, इसको बोलते हैं हम लोग वेटेड एवरेज मीन। ये है वेटेड एवरेज मीन। तो बेसिकली आपने ये सीखा कि अगर मेजरमेंट में वेटेज का जिक्र नहीं किया गया हो तो आप उसको इक्वल वेटेज मान के चलते हैं,
लेकिन कई बार आपको सिचुएशन ऐसा मिलेगा जिसमें मेजरमेंट के साथ वेटेज का भी जिक्र किया रहेगा। तो इसका मतलब ये समझना कि वेटेज का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो एरर का आइडिया देती है आपको, जिससे आपको आइडिया लगता है कि अगर वेटेज कहीं पे ज्यादा है तो उसके अंदर एरर्स की वैल्यू कम है। ठीक है, इनवर्सली। अब उसके हिसाब से आपने n number of measurements you have taken with along with the weightage, then in this case also you can calculate what is the MPV, and MPV will be simply the weighted average mean। अब एक काम करो, आपको बस वेरीफाई करा के दिखाता हूं। आप ना इन सब की वेटेज को, जो यहां पे लिखा है ना वेटेज, इन सब की वेटेज को W1, W2, W3, W4, WN सबको W मान लो, इक्वल वेटेज मान लो, इक्वल पुट करो तो देखो यहां पे क्या बनेगी वैल्यू। नाउ लुक एट दिस रिलेशन, W1 is W, W2 is W, W3 is W, 4 is W, Wn is also W। तो ये कितनी बनी? W into n। और ऊपर क्या हो जाएगी? x1, W1 क्या हो जाएगी? W। फिर x2 के बाद W2 की वैल्यू क्या लिखोगे? W। तो सब में W कॉमन, तो यहां पे हो जाएगा W into x1 plus x2 plus dot 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 xn divided by n into W। बचा क्या? तो आप लिखोगे मीन वैल्यू x1 plus x2 plus x3 dot 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 xn डिवाइड बाई n बचा। मतलब इक्वल वेटेज होने से रिलेशन वही बन जाती है जो आपने इसका केस देखा था पहला वाला। और अगर वेटेज दी हुई है तो हम लोग इस तरीके से वर्क करते हैं जो मैंने आपको यहां पे शो किया है। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां से हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे, पहले आप इसे कंप्लीट कर लो। चलो अब यहाँ पे ना इसी का कंटिन्यूएशन में अब एक अलग से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, पहले इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, ठीक है। वेट का क्या कॉन्सेप्ट है? अभी मैंने बताया कि वेट और एरर में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली। तो आप ऐसे याद रखिए कि वेट एंड एरर बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब कि अगर वेट ज्यादा है तो एरर कम है, वेट कम है तो इसका मतलब एरर ज्यादा है। आप समझो कि वेट क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी आपने एग्जांपल से भी समझा होगा, यहां पे थोड़ा और डिटेल कर रहा हूं कि वेट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि ये बताता है कि किसी के अंदर एरर्स का क्या आइडिया है। किसी भी मेजरमेंट के अंदर आपको एरर्स बताता है। सो वेट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू which is assigned to a measurement. Weight is a numerical value assigned to a measurement on the basis of degree of precision adopted at the time of surveying. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे सिर्फ डिग्री ऑफ प्रेसिजन से के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एरर को। एरर इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो इस बात को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेट में नीचे लिखो वेट क्या है, डिफाइन करो, नीचे एक डेफिनेशन लिखिएगा। Weight is a numerical value. Weight is a numerical value assigned to measurement. Weight is a numerical value assigned to measurement. Weight is a numerical value assigned to measurement on the basis of degree of precision adopted, degree of precision adopted। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो it represents importance of reading, it represents importance of reading। रीडिंग की इंपॉर्टेंस को शो करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, उसके बाद लिखो it is inversely related with error, it is inversely related with error।
It is inversely related with error. ठीक है, अब यहां पे देखो अलग अलग केसेस में मैं आपको कुछ रूल्स दिखाता हूं। अब इसी क्या वेट कॉन्सेप्ट में ही अगला टॉपिक क्या है, दिस इज लॉस ऑफ वेट। ठीक है, इसके लॉ क्या है? लॉ कहने का मतलब क्या हुआ कि कैलकुलेशन कैसे करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक मेजरमेंट x1 है और दूसरा मेजरमेंट x2 है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे इस बात को समझिएगा कि दो क्वांटिटी को अगर मैं ऐड कर दूं तो उसके ऐड करने से उसके वेट के अंदर का मेजरमेंट कैसे की जाएगी। अब वहीं पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो क्या होगी, वही हम लोग देखने जा रहे हैं। सो अब यहाँ पे एक एक करके लॉस ऑफ वेट में आई विल शो यू, एक टेबल दिखाता हूं यहीं पे। इफ measurement x1 is taken with weight w1, weight w1 and x2 is taken with weight w2, then for various operations weight of result can be calculated as अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये आपको एग्जाम में बहुत मिलेगा। पेपर सब सॉल्व करोगे पूरा प्रीवियस ईयर वाले, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिखाई देंगे। तो पहले आप विजुअलाइज कर लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो लॉस क्या है कि अगर आपने मेजरमेंट x1 को वेटेज w1 के साथ लिया एंड मेजरमेंट x2 को w2 के साथ लिया, देन फॉर वेरियस ऑपरेशंस द वेट ऑफ रिजल्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज। कैसे? तो वो आप यहां पे देखो, अलग से मैं आपको एक टेबल में दिखा रहा हूं। देखिए ये है ऑपरेशंस, ठीक है, और ये है वेट ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट अब एक एक करके मैं शो करता हूं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर दो क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तब क्या होती है। उस तरीके से कुछ कुछ कंडीशंस हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कंडीशन। देखें ऑपरेशन 1 2 3 4। देखो ऑपरेशन 1 में इफ आई ऐड द क्वांटिटी x1 एंड x2, तो पहले तो ये बताओ कि अगर x1 क्वांटिटी को x2 के साथ ऐड कर दिया जाए, तो आप जानते हो कि x1 क्वांटिटी की वेटेज w1 और x2 क्वांटिटी की वेटेज w2, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जो वेट ऑफ रिजल्ट आएगी वो हो जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट w1 w2। लैंग्वेज को भी आप पॉज करके ना प्रॉपर्ली लिख लेना। फिर मैंने आपको ये बोला कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड देन द वेट ऑफ रिजल्ट, ठीक है, वेट ऑफ रिजल्ट, इसकी जो रिजल्ट आई कितनी बनेगी x1। जैसे मान लो कि मेजरमेंट 2.5 थी और दूसरी मेजरमेंट है 3.5, मैं बोलूं दोनों को जोड़ दो कितनी हुई, तो आप बोलोगे 6, मैं बोलूं 6 की वेटेज क्या है, तो वेटेज जो 2.5 और 3.5 की थी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगी 1/1/w1 प्लस 1/w2। इसी को लैंग्वेज में ऐसा लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट। तो जब टू क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है ना, तो इस तरीके से वेट का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब माइनस करते हैं इसको, और ये प्लस करोगे तो ये बनती है, और अगर माइनस करोगे तब भी यही बनती है। ध्यान रखना है, when two quantities are subtracted like this x1 minus x2, दो क्वांटिटी x1 माइनस x2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वेट ऑफ रिजल्ट तब भी सेम रहेगी। गलती से भी माइनस मत लगा देना, यहां पे इट इज सेम।
रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट, मतलब ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वेट इसकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, मैं बोलूं एक क्वांटिटी है x1, इसकी वेटेज है w1 और कांस्टेंट k से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब k क्या है यहां पे, आई विल राइट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। सो एनी कांस्टेंट k इफ आई मल्टीप्लाई विथ x1, अगर मैं x1 से किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूं तो उसकी वेट जो बनती है दैट इज w1 अपॉन k स्क्वायर। आप देख लो पहले, w1 अपॉन k स्क्वायर, मतलब कि मैंने 2.5 का मेजरमेंट लिया था और उसका वेटेज था 4, मैं 2.5, उसकी वेटेज है 4। अगर मैं 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2.5 इंटू 5, लेकिन उसकी वेट क्या बनेगी, 4 अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से वर्कआउट होती है। तो जैसा भी होगा ना, मतलब कि जितना भी क्वांटिटी में जितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है ये। सिमिलरली इसी के डिवाइड का भी है कि अगर कोई x1 क्वांटिटी है और उसको मैंने k फैक्टर से डिवाइड किया तो जस्ट सिमिलरली ये हो जाएगी क्या, दिस इज k स्क्वायर इंटू w1, कुछ ऐसा। आगे बढ़ते हैं इसी में, जैसे ये समझा ना आपने, बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि अब कहीं पे कांस्टेंट अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूं। x1 में k ऐड कर दो, x1 में k माइनस कर दो, ठीक है, या फिर k माइनस x1 कर दो। ठीक है, यहां देखो, सो हमने क्या किया, इस x1 में k ऐड कर दिया या फिर x1 से k माइनस कर लिया या फिर k से x1 को माइनस कर लिया। जो वेट बनती है ना, अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस विल बी सेम एज w1। तो आप देखिए कि कभी भी when two quantities are added or subtracted, then you have the weight of result as reciprocal of sum of reciprocal of individual weight. Whenever the k factor is multiplied, then the weight will be divided by the square of that factor. Similarly, when the factor is divided, then the weight will be multiplied by the square of that factor. And then if it is added subtracted as a constant, then it will not be affected. The weight will be same. लेकिन क्या है कि गलती से भी एक काम मत करना। एक बहुत ही कॉमन सा डाउट आता है इस एरिया से, और बच्चे क्या करते हैं ना कि बोलते हैं कि x1 को x1 में ही जोड़ दो, तो मेजरमेंट तो x1 का ही लिया ना आपने। उस केस में x1 में x1 जोड़ेंगे तो ये तो 2x दिखाई देगी, लेकिन x1 प्लस x1 का वेट और 2x1 का वेट दोनों सेम नहीं होगा, अलग अलग है। आप सिग्निफिकेंस इस बात का समझो कि एक ही मेजरमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहां पे क्या शो करता है कि दिस वन इज डिफरेंट मेजरमेंट एंड दिस वन इज डिफरेंट मेजरमेंट, नॉट द सेम। यू आर नॉट सपोज टू ऐड द सेम। ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट है, अलग अलग वेट के साथ, तभी ऐसा करेंगे, सेम को नहीं करेंगे ऐसा ऐड करके। अगर सेम को आपको 2 बार करना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करो, उसका वेट ऐसे निकलेगा। तो यहां पे ज्योमेट्री की तरह नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको x1 प्लस x2 को 2x को दो, ऐसा नहीं है। यहां पे x1 और ये अलग मेजरमेंट, ये अलग मेजरमेंट है, और उस केस में ये वेटेज आती है। अगर सेम ही रखोगे तो सिर्फ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, इसके नहीं। यू कैन नॉट यूज फॉर द सेम वैल्यू 2 टाइम्स, नो। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। अब ये हमने जो आपको रूल्स बताए हैं, अब इसको यूज करते हुए ना कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि आप आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। सो सबसे पहले आप क्या इसको लिख लो एज इट इज, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूं। डू इट नाउ। सो अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ओपन द वर्कबुक एंड सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। देखो जरा, क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में
A है, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है कितना 2, तो A/3 है, तो इसकी वेटेज क्या हो जाएगी? तो आप लिखो 3 है ना, तो ये हो जाएगी W इंटू 3 स्क्वायर विच इज 2 इंटू 3 स्क्वायर, कितना हो गई 18, 18। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। इस तरीके से वर्कआउट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए। इस क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखो तो ऐसा लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द लॉज ऑफ वेट इन थियरी ऑफ एरर्स। और पहला पॉइंट है, इफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन वेट। चलो ठीक है, x1 है और उसकी वेटेज W1 है, और अगर मैं इस इक्वेशन को इसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहले रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। रिजल्ट हो जाएगी W1 x1 और इसकी वेट क्या हो जाएगी? वेट, तो आप बता दो, यही फैक्टर को अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट तो ये बन गई, लेकिन इसका वेट क्या होगा? वेट ऑफ रिजल्ट। तो आप बताओ कि वेट ऑफ रिजल्ट के लिए क्या करते थे आप? जब कोई फैक्टर मल्टीप्लाई की जाती है तो उसकी रिजल्ट क्या होती थी? याद होगा आपको, मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगी ओरिजिनल वेट डिवाइडेड बाय फैक्टर स्क्वायर। फैक्टर कितना है? W1 का स्क्वायर, तो कितनी बनी? 1/W1। जरा सोचो कि अगर ये हुआ, इसका मतलब कि अगर कोई फैक्टर, अगर उसी की वेट से मैं किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट का जो वेट होता है रेसिप्रोकल ऑफ दैट बन जा रही है। स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा है। इफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन वेट देन द वेट ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेट ऑफ दैट इक्वेशन, जो कि करेक्ट हो गया ना, तो पहला सेंटेंस इज करेक्ट। आगे पढ़ो, द वेट ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल वेट। बस गलत हो गया ना? क्या गलत है सोचिए पहले आप। The weight of algebraic sum of 2 or more quantities equal to reciprocal of sum of individual weight। भाई reciprocal of sum of individual weight नहीं होती, reciprocal of sum of reciprocal of individual weight, यही था ना। यहां देखो, reciprocal of sum of reciprocal of individual weight, ये हुआ करता था, ये था ना, ठीक है। तो इन्होंने स्टेटमेंट लिखा है, सेकंड इज नॉट करेक्ट। नाउ थर्ड पे आ जाओ, क्या लिखा है? इफ द क्वांटिटी ऑफ ए गिवन वेट इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर, multiplied by a factor, then weight of result is obtained by dividing its given weight by square root of that factor। No, it is a square of that factor, square root नहीं होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। चौथा पढ़ो, if the quantity of a given weight is divided by a factor, ये रहा, quantity of a given weight is divided by a factor, then the weight of result is obtained by multiplying its weight by square of that factor। बिल्कुल सही है, square of that factor। तो आप बताओ, पहला स्टेटमेंट करेक्ट एंड चौथा भी करेक्ट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1 and 4, मतलब A, 1 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 6 का आंसर कीजिए। क्या लिखा है? फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी इक्वेशन इट इज फाउंड दैट the most probable value of a series of errors arising out of observations of equal weightage are those for which sum of their square is minimum। sum of their square is minimum। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे लगता है आप देखते के साथ आंसर कर दोगे। क्या लिखा है? इन अ सर्वे वर्क द 3 इंडिपेंडेंट एंगल्स x, y and z were observed and the weight of those angles were, this is wx, wy and wz respectively। तो भाई एंगल क्या है? x, y, z, उसकी वेटेज क्या है? wx, wy, wz। the weight of the sum of angle, तीनों को जोड़ दो एंगल को, x plus y plus z, तो उसकी वेटेज क्या होगी? 1/1/wx plus 1/wy plus 1/wz। ऑप्शन कौन सा मैच किया? A। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 7th का A आंसर। तो वेट स्टिल करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिया आपको। चलो अभी इस एरर चैप्टर में कुछ और भी बचा है जो कि हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।